गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 की सीरीज के अंदर आज जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर थर्ड को डिस्कस करेंगे। एक्ट के चैप्टर थर्ड जो है वो अथॉरिटीज के बारे में बात करता है। फ्रेंड्स, जब ये एक्ट लाया गया उस वक्त देश के अंदर डिमोनेटाइजेशन का टाइम था। सरकार जो है एक बहुत बड़ी गफलत में थी, क्योंकि जो डिमोनेटाइजेशन था वो काफी हद तक फेल इसलिए हो गया क्योंकि 99.99% करेंसी जो है वो बैंकों के अंदर जमा हो गई। उसी चक्कर के अंदर सेक्शन 115 BBE के अंदर चेंज किया गया, 30% को 60% कर दिया गया। और उसी गफलत के अंदर, उसी जल्दबाजी के अंदर बेनामी एक्ट को लाया गया। फ्रेंड्स, जब भी कोई कानून लाया जाता है तो उसको कानून को लाने के लिए प्रॉपर अथॉरिटीज बननी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। और जिन लोगों के ऊपर ये कानून लगने वाला है, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर लोगों को उसके लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। वहां पे उसके पूरा लोगों को ये बताना चाहिए कि ये नया कानून आया और इस नए कानून के अंदर लोगों के ऊपर क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। एटलीस्ट एक जो ब्रॉड मैप होता है वो कम से कम सिटीजन्स ऑफ इंडिया को बताया जाना चाहिए, क्योंकि अब ये लॉ सिंपल नहीं है। ये सिंपल लॉ नहीं है कि यदि आप हेलमेट पहन के नहीं जा रहे तो साहब आपका हेलमेट का चालान काटेंगे। जिस तरीके से सरकार ये एक्सपेक्ट करती है कि अकाउंटेंसी का काम अकाउंटेंट्स करेंगे, लीगल का काम एडवोकेट्स करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग का काम कॉस्ट अकाउंटेंट्स करेंगे, और उनकी कितनी सख्त ट्रेनिंग होती है ये हम सब प्रोफेशनल्स जानते हैं कि एक सीए के अंदर या एक कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स के अंदर या एक आईसीडब्ल्यू के अंदर कितनी जबरदस्त ट्रेनिंग होती है। लेकिन जब ये कानून लाया गया तो एक बहुत ही हौच-पौच तरीके से लाया गया। गवर्नमेंट के पास कोई इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन इनको क्योंकि कानून लाना था 1 नवंबर 2016 से, तो उसको 1 नवंबर 2016 से इंप्लीमेंट कर दिया गया। चैप्टर थर्ड के अंदर सेक्शन 7 से लेकर के सेक्शन 23 तक है। जो सेक्शन 7 है, अब जब कभी भी ऐसा एक्ट लाया जाएगा जो कि प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 है, जो इतना पुराना एक्ट है 1988 के अंदर, अब उसको लाया जा रहा है। और उसके बाद भी सरकार के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उसकी प्रॉपर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बना सके। तो सबसे पहले जो सेक्शन 7 था अथॉरिटीज के अंदर, उसके अंदर यह कहा गया कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होगी। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बनाने का भी सरकार के पास टाइम नहीं था। तो सेक्शन 7 में यह लिख दिया गया कि द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑथराइज्ड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ Section 5 of Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Forfeiture of Property Act 1976 shall be the adjudicating authority। मतलब कहने का मतलब यह है कि बेनामी ट्रांजैक्शंस के लिए एक अलग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं बनाई गई। फॉर द टाइम बिंग ये कह दिया गया है कि जो स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट के अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, वही अथॉरिटी जो है वो बेनामी ट्रांजैक्शंस के एक्ट के लिए काम करेगी। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि इतने 1988 का कानून 1 नवंबर 2016 में लाते हैं और उसके पास भी इनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि ये उसके लिए सेपरेट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बना पाए। जो हमारी कोर्ट्स हैं, जो हमारी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज हैं, जो हमारी अपीलेट अथॉरिटीज हैं, वो पहले ही इतना ओवरबर्डन्ड हैं कि वो पुराने काम को ही नहीं निपटा पा रहे। तो एक और एक्ट का बोझा जो है वो डाल दिया गया है, स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट 1976 की जो अथॉरिटी है उसके ऊपर। अब बात आती है फ्रेंड्स, सेक्शन 7 के अंदर तो ये कह दिया गया कि साहब वही अथॉरिटी जो है वो बेनामी एक्ट के अंदर काम आएगी। अब क्योंकि ये अथॉरिटी जो है वो दूसरी अथॉरिटी को इसका काम सौंप दिया गया, तो एक्ट के अंदर पुराने सेक्शंस थे, सेक्शन 8 से लेकर 16 तक, जो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज के कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स के बारे में बात करते थे, तो उन सबको डिलीट कर दिया गया, क्योंकि वो तो अब सारे स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज अथॉरिटी वाले काम आएंगे। अब बात आती है फ्रेंड सेक्शन
18 के ऊपर, क्योंकि जो सेक्शन 8 से लेकर के सेक्शन 16 है उनको तो बेसिकली डिलीट कर दिया गया है। सेक्शन 8 से लेकर के सेक्शन 16 तक जो सेक्शंस हैं उनको डिलीट कर दिया गया है। अब बात आती है फ्रेंड्स कि सेक्शन 18 जो है, हम उस पर आते हैं। सेक्शन 18 ये कहता है कि द फॉलोइंग शैल बी द अथॉरिटीज फॉर द पर्पसेस ऑफ द एक्ट। 4 अथॉरिटीज जो हैं वो प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 के अंदर बनाई गई। सबसे पहली इनिशिएटिंग ऑफिसर, दूसरा अप्रूविंग अथॉरिटी, तीसरा एडमिनिस्ट्रेटर और चौथा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो तो मैं पहले ही बता दिया मैंने आपको कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो सेक्शन है वो सेक्शन 2 क्लॉज 1 है, और सेक्शन 2 क्लॉज 1 में ये जान छुड़ा करके कह दिया गया कि साहब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मींस द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रेफर टू इन सेक्शन 7, और सेक्शन 7 के अंदर ये लिख दिया गया कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन सी होगी, जो स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट के अंदर दी गई है। तो इसका एक सिंपल एक मैसेज ये जाता है कि गवर्नमेंट के पास इस एक्ट को लागू करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब बात आती है इनिशिएटिंग ऑफिसर की। अब इनिशिएटिंग ऑफिसर के लिए भी इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ऑफिसर्स के लिए। तो सेक्शन 2 क्लॉज 19 के अंदर क्या लिखते हैं कि इनिशिएटिंग ऑफिसर कौन होगा। इनिशिएटिंग ऑफिसर मींस एन असिस्टेंट कमिश्नर और ए डिप्टी कमिश्नर एज डिफाइंड इन क्लॉज 9A एंड 19A रिस्पेक्टिवली ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। मतलब जो बेनामी एक्ट के अंदर इनिशिएटिंग ऑफिसर काम करेगा वो भी इनकम टैक्स वाले ऑफिसर्स को ही काम लाद दिया गया, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर साहब को, उनके पास पहले ही टाइम नहीं है। अब बात आती है अप्रूविंग अथॉरिटी। जो सेकंड अथॉरिटी जो है वो प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट के अंदर है। अप्रूविंग अथॉरिटी क्या है, जो कि इनिशिएटिंग ऑफिसर के काम को अप्रूव करेगी कि वो बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन की इंक्वायरी इनिशिएट कर सकता है या नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है या नहीं कर सकता। अब बात आती है कि अप्रूविंग अथॉरिटी क्या होगी। तो सेक्शन 2 क्लॉज 4 के अंदर कहा गया कि अप्रूविंग अथॉरिटी कौन सी होगी, जो इनकम टैक्स एक्ट में एडिशनल कमिश्नर साहब हैं और जो ज्वाइंट कमिश्नर साहब हैं उनको अप्रूविंग अथॉरिटी कह दिया गया है। इसका मतलब है कि सरकार के पास किसी एक्ट को लागू कराने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, सारे इनकम टैक्स एक्ट वाले ले रहे हैं। इनिशिएटिंग ऑफिसर इनकम टैक्स वाला है, अप्रूविंग अथॉरिटी इनकम टैक्स वाला है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में उसका रखरखाव करेगा। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके लिए सेक्शन 2 क्लॉज 2 के अंदर ये कह दिया गया कि एडमिनिस्ट्रेटर मींस एन इनकम टैक्स ऑफिसर विच इज डिफाइंड इन द इनकम टैक्स एक्ट। तो इनिशिएटिंग ऑफिसर भी इनकम टैक्स एक्ट वाला, अप्रूविंग अथॉरिटी भी इनकम टैक्स एक्ट वाली, एडमिनिस्ट्रेटर भी इनकम टैक्स वाला, और जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट वाली। तो इसका मतलब ये है कि सरकार के पास अभी भी इस एक्ट को लागू कराने के लिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए समय नहीं था। इसको भी आनन फानन के अंदर डिमोनेटाइजेशन के टाइम में इस एक्ट को लागू कर दिया गया 1 नवंबर 2016 से। तो फ्रेंड्स, हमने इस लेक्चर में यह देखा कि इस एक्ट को लागू करने के लिए जो इनकम टैक्स के ही ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर सरकार ने अपना विश्वास जताया है, और उन सारे ऑफिसर्स को इनिशिएटिंग ऑफिसर की, अप्रूविंग अथॉरिटी की, जैसा कि इनकम टैक्स एक्ट में होता है, कोई भी ऑफिसर काम करता है तो वो सारे की सारी परमिशन, आज के टाइम में तो एक असेसिंग ऑफिसर की या एक असिस्टेंट कमिश्नर की या एक डिप्टी कमिश्नर एक लेटर भी इशू नहीं कर सकता, उसको हर लेटर को इशू करने के लिए अपने एडिशनल के पास जाना है। तो सेम यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट कर दिया गया है कि इनिशिएटिंग ऑफिसर एक अच्छा रैंक का आदमी रखा गया है, क्योंकि आईआरएस रखा गया है, असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर। यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर नहीं है इनिशिएटिंग ऑफिसर। इनिशिएटिंग ऑफिसर के लिए असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, जो अथॉरिटीज हैं बेनामी एक्ट के अंदर वो सारी इनकम टैक्स एक्ट वाली हैं, और उसी के अंदर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, जिसको कंपिटेंट अथॉरिटी भी कहते हैं, वो
स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट की है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो अथॉरिटीज हैं वो सारी की सारी चैप्टर 3 के अंदर दी गई हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।